नमस्कार। इस वक्त हम बेंगलुरु में मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है चुनाव को लेकर के सभी लोग मशगूल हैं चुनाव की तैयारियों में और खासकर पूरे पीक पर हम कह सकते हैं। अब चुनाव प्रचार भी पहुंच चुका है, लेकिन बात चुनाव की नहीं होगी आज, क्योंकि मेरे साथ जो बेहद ही खास मेहमान हैं वो कोई नेता नहीं है, उनका राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव में वो बहुत फेमस हैं और उनकी लोकप्रियता उनकी किताबों को लेकर के है। वीर सावरकर को लेकर 2 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखी और इसीलिए इस बार कर्नाटका में जब वीर सावरकर का मुद्दा उठ रहा है तो जाहिर तौर पर उनके बारे में भी चर्चा हो रही है, उनके व्यूज भी सामने आ रहे हैं और ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए, मैं अब बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाती हूँ। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर विक्रम संपत जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। परिचय इतिहासकार के तौर पर भी है, कला में तो रुचि है, संगीत में भी रुचि है और भी बहुत सारी खूबियां हैं जो इस इंटरव्यू में निकलकर मुझे लगता है सामने आएंगी। शुरुआत में डॉक्टर संपत आपसे इसी बात के लिए करूंगी। कला, संगीत, इतिहास, इतने सारे विषयों को आपने एक साथ समेट लिया है अपनी अलग अलग किताबों में, तो ये वर्सेटाइल जो आप हैं ये अचानक कैसे? धन्यवाद रीमा जी, एक बहुत अच्छे एक इंट्रोडक्शन के लिए। मैं एक्चुअली बेंगलुरु में ही पला बढ़ा था और दूरदर्शन की वजह से ही एक्चुअली मेरी रुचि इतिहास में बढ़ी। उन दिनों एक बहुत ही प्रख्यात सीरियल आता था दूरदर्शन में, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जो संजय खान जी द्वारा निर्मित था। तो उसमें अगर आपको याद होगा, मैसूर का जो राजवंश था, जो वाडियार राजवंश था, उसके जो महाराजा और महारानी को बहुत ही एक निकृष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया था और टीपू को बढ़ा चढ़ा के उसमें दिखाया गया था और जो हिंदू राजवंश था उसको हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुति उनकी की गई थी और उससे पूरे राज्य में बहुत सारी प्रोटेस्ट हुए थे। और तब मैं 12 या 13 साल का लड़का था जिसको स्कूली इतिहास के पाठ्य पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। हर इतिहास का क्लास में हम हमेशा बाहर पनिशमेंट ज़्यादा मिलता था, पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि क्या है सच्चाई मैसूर के इतिहास का और उस पर्टिकुलर राजा और रानी का जो उसमें इस तरह से दर्शाए गए। और एक स्वयं प्रेरित एक जर्नी मेरी शुरू हुई तब से और 10 साल मैंने उस पर लगा दिए कि पूरे जो मैसूर का वाडियार राजवंश था, 600 साल उन्होंने राज किया, उनका पूरा जो वंश है उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स गैदर किए। ये मंशा रख के नहीं कि उस पर किताब मैं लिखूंगा, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए। और वो बढ़ता गया वो रुचि और 10 साल के बाद उस सारे चीज़ को मैंने मेरी पहली किताब जो थी स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वोडियार्स, उसमें सारी चीज़ों को मैंने एकत्रित किया था। और साथ ही साथ बचपन से मैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का स्टूडेंट भी हूँ, तो इसीलिए मैसूर पैलेस में जब मुझे अकस्मात से गौहर जान जी का जिक्र मुझे वहाँ मिला, वो भारत की सबसे प्रथम महिला थी और कलाकार थी जिन्होंने अपनी आवाज़ को ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया था। तो वो उनका निधन मैसूर में हुआ था, तो उनका जिक्र आया, तो उनके बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो एक जिज्ञासा से दूसरी जिज्ञासा की तरफ बढ़ते बढ़ते ये सारे किताब आते गए। साथ ही मेरा संगीत में भी जो रुचि है वो भी बढ़ता गया। डॉक्टर संपत, इससे तो जो आपने बात शुरू ही की है टीपू सुल्तान से जी, हर विवादित विषय को ही आप छेड़ते हैं और इसीलिए सब लोग आप पर हमला भी करते हैं। उन विषयों पर जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, उन्हीं विषयों से आप शुरुआत करते हैं। हाँ, ये सोची समझी साजिश नहीं है रीमा जी, वो ऐसे हो गया है कि ऐसे जो पात्र हैं या ऐसे किरदार जो इतिहास में या तो भुला दिए गए हैं या जिनके बारे में गलत धारणाएं लोगों के मन में बैठ गई हैं, वही मुझे किसी तरह से आकर्षित करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उनके पीछे नहीं भागता, वो किसी तरह मुझे चुनते हैं। मैं सिर्फ केवल एक निमित्त मात्र हूं जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से उनकी जो कहानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वीर सावरकर जी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में आज भी इतनी सारी धारणाएं उनके खिलाफ है, उनके पक्ष में है। इससे पहले मैंने एक और संगीतकार डॉक्टर एस बालचंदर के बारे में भी लिखा था, जिनके बारे में बहुत सारी धारणाएं, अवधारणाएं ज़्यादा हैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। तो ऐसे संयोगवश हुआ है
कि जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने संशोधन किया, उनका पात्र इतिहास में ऐसा रहा है। डॉक्टर संपत, क्योंकि आपने अभी वीर सावरकर का नाम लिया, उस पर तो जाहिर तौर पर मैं चर्चा करूंगी ही, कई सवाल हैं मेरे जहन में भी, क्योंकि देश में ये एक विषय इस वक्त बना हुआ है। लेकिन आपने जो एक और मुद्दा अभी छेड़ा कि इतिहास को जिस तरह से पेश किया जाता था अब तक, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हमेशा ये डिबेट होती थी कि क्या पाठ्यक्रम में शिक्षा को लेकर कोई एक खास विचारधारा के तहत ही उसको आगे बढ़ाया जाता था, और क्या अब उसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि आपने ये बात कही तो पहले मैं इसी से शुरू करूंगी। नहीं, निस्संदेह उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित खासकर इतिहास और जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हों, हमारे पाठ्य पुस्तक हों, उसमें जिस तरह का दबदबा इनका बना हुआ है और जिस तरह के पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत किए जाते हैं, हमारे देश के इतिहास को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि ये सिर्फ जो आक्रांता आए उन्हीं का इतिहास है। हम इतने हजारों शताब्दियों तक एकमात्र एक सभ्यता है जो आज भी जीवित हैं, जिंदा हैं। अगर इतने शताब्दियों तक हम जीवित हैं तो कुछ तो लड़ाइयाँ ऐसी होंगी जो हमने जीती भी हैं, कुछ तो करेज हमने भी दिखाया होगा, रेजिस्टेंस हमने भी डाला होगा, उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। सिर्फ वो युद्ध हमें सिखाए जाते हैं जो भारत और भारतीय हार गए हैं, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो या बैटल ऑफ तरेन हो, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर। आप श्रृंखला में देखिए, सारे जो लड़ाइयाँ हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो वो सारे ऐसी ही लड़ाइयाँ होती हैं जहाँ भारत हार चुकी है। एक हारी हुई सभ्यता और एक हीन भावना, मन में एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है भारतीयों में कि हम आत्मविश्वास के साथ खड़े ही नहीं हो सकते, कि हम सिर्फ अपने आप में लड़ाई करते रहे, हमारे इसमें इतने सारे मतभेद रहे, जाति प्रथा रही, ऑपरेशन रहा, इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करते करते जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, सभ्यता ने बहुत सारी अच्छाइयाँ भी की, और जो हमारे नॉलेज सिस्टम्स थे जो इस देश से उत्पन्न हुई 5000-6000 साल के इतिहास में, हमने मानवता के लिए क्या क्या प्रदान किया, उसके बारे में ज़्यादा बखान नहीं है। मैं ये कतई नहीं कहता कि कोई इतिहासकार का ये पात्र है कि प्राइड को जगाना चाहिए किसी तरह, पर जो जेन्युइन रीजंस है, जो वास्तविक कारणों के लिए हम अपने पूर्वजों के और उनके कृत्यों पे गर्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमें कभी बताया नहीं जाता। और देश के अलग अलग भाग भी जो हैं वो भारत के इतिहास में प्रतिबिंबित नहीं होता। ये बहुत दिल्ली केंद्रित एक इतिहास पढ़ते हैं। दक्षिण भारत जहां हम बैठे हैं, यहाँ के इतने सारे जो राजवंश हैं, उसके बारे में आप आज भी एनसीईआरटी की किताबें देख लीजिए, चोल वंश पे हो या फिर वाडियार ही हो या फिर शतवाहना, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, इन सब के बारे में एक दो लाइन में सब रफा दफा कर दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम पढ़ते ही नहीं हैं। जो अहोम राजवंश है, लचित बरफुकन का अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और असम सरकार ने 400वीं जयंती मनाई, पर उसके बारे में शायद कोई छात्र को पता ही नहीं होगा कि लचित बरफुकन था कौन, मणिपुर के कौन से राजा थे, नागालैंड के कौन से थे। तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती नहीं है। दिल्ली में हर एक सल्तनत हो या मुगल इतिहास हो, उस पर इतना अटेंशन केंद्रित कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इतिहास में, और जो महिलाओं का प्रमुख पात्र है, जो रानियां थी हमारे देश में, उसको भी हम उतने दर्शाते नहीं हैं। तो भारत के इतिहास के लेखन में ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको, जैसे आपने कहा, अभी सुधारने की आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट इम्पॉर्टेंस है उसकी। नहीं तो इसके पीछे क्या आपको लगता है सोची समझी कोई राजनीति रही होगी, विचारधारा की लड़ाई रही होगी, या क्या वजह रही कि अब इतने समय बाद उस इतिहास पर बात हो रही है? क्योंकि मैंने आपकी जो बुक, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत जो किताब लिखी है, उसमें उन्हीं लोगों के बारे में, खासकर अहिल्याबाई होलकर, उनके बारे में आपने बताया है कि किस तरह से उनका अचीवमेंट रहा। तमाम वो मुद्दे आपने उसमें टच किए हैं जिनके बारे में अब लगता है कि बताने की जरूरत है। तो पहले क्या फीलिंग नहीं थी, जज्बा नहीं था, या कोई और इसके तहत होता था? बहुत सारी चीज़ें हैं रीमा जी, क्योंकि आई थिंक पंडित नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, और वो इतिहासकार नहीं थे, उसके बावजूद उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को एक रोड मैप
माना गया। सारे जो एस्टैब्लिशमेंट के हिस्टोरियंस थे उन्होंने उसी को एक मानचित्र मान के उसी हिसाब से इतिहास लिखना शुरू किया, और जो भी इस रूपरेखा से बाहर जाता हो या इस विचारधारा से वाकिफ नहीं हो या अग्री नहीं करता हो, उसको उसकी बहुत सज़ा उसको मिलती थी, चाहे वो विश्वविद्यालयों में हो या फिर फेलोशिप्स हो, उसकी नौकरी हो। तो ये सारी चीज़ों के चलते जो इतिहासकार थे वो सारे दरबारी किस्म के थे कि जो राजा चाहेगा हम वही लिखेंगे। और ख़ासकर जो हमारे इतिहास इतने सारे 1500 ईयर्स तक हम पे आक्रमण होते रहे, खासकर जो मुस्लिम आक्रमण हो या फिर यूरोपियन आक्रमण हो, तो खासकर जो अरब और तुर्किक इन्वेजन्स हुए और हमारे भारत के इतने सारे मंदिरों का नाश हुआ या फिर लोगों की हत्याएं हुई, धर्मांतरण हुआ, उन सब के बारे में बताना, जो सच है वो भी बताने से इतिहासकार कतरा रहे थे, क्योंकि कहीं उनको लगता था कि ये सारे सत्य अगर रख दिया जाए तो आज का जो समाज है उसमें उसका सामरस्य जो है किसी तरह से कम हो जाएगा। तो आज के लोगों को, खासकर किसी एक समुदाय को खुश रखने के लिए इन सारे जो सच्चाइयां हैं उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, उस पर बात ही नहीं होना चाहिए, ताकि ये सब खुश रह सकें। तो ये बहुत ही गलत एक अवधारणा है, क्योंकि आज का कोई भी समुदाय उन सारे आक्रांताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, और आज के समुदाय को खुश करने के लिए उन सारे आक्रांताओं के जो क्राइम्स हैं उनको हमें वाइट वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उनको साफ सुथरा करके अच्छा प्रस्तुत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक धर्म के व्यक्ति को उसी धर्म का एक हीरो हमें चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम किसी भी धर्म के हों, हम भारतीय एक हीरो या हीरोइन हमें ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह। तो इस धारणा से जब इतिहास लिखा जाता है तो ये सारी चीज़ें इनवेरिएबली आ जाते हैं उसमें। डॉक्टर संपत, जब आप इतनी बेबाकी से ये बात करते हैं जो आपने अभी कही, इसीलिए आपके ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि आप एक दक्षिणपंथी हैं, राइट विंगर हैं, वामपंथियों से हमेशा आप लड़ते हैं और उनकी विचारधारा को आप अपोज करते हैं। क्या ये सच है? मैं कोई भी पंथ को बिलोंग नहीं करता, मैं सच के पंथ में हूँ। जो सच है उसको बेबाकी से लिखना चाहिए। सत्य की जो पावर है उसी के बलबूते से कोई इतिहासकार अपना इतिहास लिख सकता है। नहीं तो एक इतिहासकार और एक बावर्ची में कोई भेद नहीं है। जो राजा कहेगा ऐसे इतना नमक डालो, उतना शक्कर डालो, तो उसी के हिसाब से आप पकवान बना के उसको प्रस्तुत करेंगे, तो वो इतिहासकार नहीं है, वो एक बावर्ची है। तो मैं मुझे जैसे आपने कहा संघी, ये वो सब कहा जाता है, मैं कभी एक बार भी आरएसएस की शाखा में गया भी नहीं हूँ, वहाँ क्या होता है मुझे पता नहीं है, फिर भी मुझ पर ये सारे जो टैग्स लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मूल सिद्धांतों पे या तथ्यों पे कोई आपसे भिड़ नहीं सकता, तो व्यक्तिगत हमले आप पे होना बहुत ही स्वाभाविक है। तथ्यों पे कोई बात मुझसे करता ही नहीं है, वाद विवाद करता नहीं है, तो इन सारे जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं अब मैं ऊब चुका हूं उनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने क्योंकि कहा संघी कहते हैं लोग, तो शायद इसकी वजह ये होगी कि अगर संघ प्रमुख खुद तारीफ करते हैं कि अगर किसी ने वीर सावरकर के बारे में ढंग से रिसर्च करके लिखा तो वो आप हैं, मंच से वो ये बात बोलते हैं, या तमाम जो संघ के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद लोग जब मुद्दा उठाते हैं आपकी तारीफ करते हैं, तो क्या ये वजह है कि कुछ लोगों को खराब लगता है? अब मैं क्या करूं कि संघ प्रमुख बहुत ही ही इज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने दोनों किताबें पढ़ी, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहली किताब पढ़े, उससे मिले और उन्होंने प्रशंसा की, और बात वहाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद और कोई उनके साथ कंटिन्यूड एंगेजमेंट तो है नहीं हमारा। तो ऐसे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो सत्ता में हैं या सत्ता से जुड़े हुए हैं, ये जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में है उन सब लोगों से मिलते हैं और उनकी किताबें पढ़ते हैं, और उनसे वो भी, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है, तो राजनीतिक लोग उसको पढ़ें और उसकी प्रशंसा या क्रिटिसिज्म करें, ये तो लाजमी है। तो इसी पर मैं अब मुद्दे पर आती हूँ कि वीर सावरकर, जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्नाटक में तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ही वीर सावरकर है, और शुरुआत हुई जब विधानसभा में
उनकी प्रतिमा या की पोर्ट्रेट लगाने को लेकर के बात हुई थी। वीर सावरकर को मुद्दा बनाना और वो भी चुनावी मुद्दा बन जाना, आपको लगता है यहाँ पे चुनाव पोलराइज हो रहा है? बिल्कुल रीमा जी, आई थिंक जो कर्नाटक के एक्चुअल मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करके जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं या करप्शन के इश्यूज हैं, जो लोगों के जीवन को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, उन सब को छोड़ के हम लोग सावरकर और टिप्पू सुल्तान और इन सारी चीज़ें, एक राजनीतिक पक्ष के किसी ने बोला कि पेशवा, मराठी पेशवा ब्राह्मण्स के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की। ये सब जनता का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के तरीके हैं। ये सारे इतिहास की जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इतिहासकारों को छोड़ देना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में उसका निपटारा करेंगे। राजनीतिक लोग उसमें हस्तक्षेप करें और उनके अल्प ज्ञान को लेके इसको और ज़्यादा इसमें पोलराइज करने का, ये यही दर्शाता है कि इट्स अ बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़। जो डेवलपमेंटल एजेंडाज हैं या जो खास मुद्दे जो जनता को अफेक्ट करते हैं, वो छोड़ के ये अननेसेसरी डाइवर्शन, मुझे वही लगता है। डॉक्टर संपत, क्योंकि आपसे अच्छा मुझे नहीं लगता इस विषय पर कोई बात कर पाएगा, क्योंकि मैं राजनेताओं के मुख से तो वो अलग अलग बयानबाजी ही सुन रही हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है ये माफीनामे को लेकर? राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, ये माफीनामे का जो सच है और जो चिट्ठी का सच है वो थोड़ा सा मैं आप ही से समझना चाहूंगी। ये तो पता नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार उछाला जाता है और मैं कई बार इसका स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि ये माफीनामे नहीं थे, ये याचिकाएं थी। तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, जो सबसे खूंखार और जो डेंजरस क्रिमिनल्स थे, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, हमें सशस्त्र क्रांति के जो सेनानी थे, उन सारे लोगों को काला पानी भेजा जाता था अंडमान में। कांग्रेस का एक भी कोई कार्यकर्ता कभी काला पानी नहीं गया। तो वहाँ जिस तरह के अत्याचार उन पे होते थे, जुल्मों की पराकाष्ठा, आप कहें कि खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, शौच का व्यवस्था नहीं है, और फिर कोल्हू का बैल का जो पनिशमेंट दिया जाता था, पूरे दिन कड़कती हुई धूप में बैठ के उनको 30 पाउंड तेल निकालना था। तो इस तरह के जुल्म उन पे ढाए जाते थे। और उसमें सावरकर एक ऐसे आदमी थे जिनको 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स हुई, 25 + 25, 50 साल का उम्र कैद। और वो एक 26 वर्ष के एक जवान व्यक्ति थे जो वकालत पढ़ने के लिए लंदन गए थे, और वहाँ उन पे ये देशद्रोह का मामला लगा के उनको काला पानी भेजा गया था। तो उस समय में जो भी काला पानी में था, जो राजबंदी था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उन सबको ये सहूलियत दी जाती थी कि वो एक याचिका दायर करें अपनी रिहाई के लिए। कुछ साल अगर वो वहाँ पे काट दें, उनका जो बिहेवियर आज भी होता है, कुछ साल अगर कोई कैद में है और उसका बिहेवियर अच्छा है तो उसको रेमिशन मिलता है या उसको बेल मिलती है। तो उसी तरह से इनको छूटने की एक याचिका दायर करना था। और सावरकर जी खुद एक लॉयर थे, तो उनको पता था कि लॉ को किस तरह से उसका फ़ायदा उठा के वो बाहर आ सकें, क्योंकि 50 साल वहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है कि वो बाहर आके देश के लिए कोई काम करें। और उनकी याचिकाएं अगर आप देखें रीमा जी, तो उसमें यही है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी जो राजबंदी थे उनकी रिहाई के लिए भी वो उसमें अपना पक्ष रखते थे। 1917 में वो एक याचिका लिखते हैं जहां वो बोलते हैं कि अगर मेरी रिहाई, मेरा नाम जुड़ने से सरकार को कोई दिक्कत है तो आप मेरा नाम हटा दीजिए और बाकी सारे राजबंदियों को रिहा कर दीजिए, उससे मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मेरी खुद की रिहाई का होगी। हाँ। तो वो एक वक्ता के रूप में बाकियों के लिए काम कर रहे थे। और उनके जो समकालीन थे, उल्लासकर दत्त थे, बारिन घोष थे, सचिंद्रनाथ सान्याल जो एक बहुत महान क्रांतिकारी, वो अपने जो आत्मकथा है मेरा बंदी जीवन, उसमें लिखते हैं कि सावरकर जी के एडवाइस पे मैंने भी हूबहू उन्हीं की तरह एक याचिका दायर की। मुझे रिहाई मिली, उनको नहीं मिली, क्योंकि सरकार उनको बहुत ही एक डेंजरस क्रिमिनल मानती थी। तो वो भी लिख रहे थे। और उसी वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1913 में ब्रिटिश सरकार के एक आदमी रेजिनाल्ड क्रैडॉक पोर्ट ब्लेयर आते हैं और इन सारे राजबंदियों का संदर्शन करते हैं। और सावरकर उन सारे रेवोल्यूशनरीज के लीडर माने जाते थे, बड़ा बाबू कह के उनको बुलाते थे। तो उनका संदर्शन करने के बाद वो अपने ऑफिशियल लेटर में लिखते हैं कि हमने सावरकर से बात की, उन्होंने अपने जो कार्य हैं, जो क्रांतिकारी कार्य हैं,
जो किए उन्होंने, उसके लिए कोई खेद या क्षमा उन्होंने व्यक्त नहीं किया। ही हैज़ नो रिमोर्स और अपॉलजी फॉर व्हाट ही डिड। तो ये ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक जो है दस्तावेज हैं वो इनके पक्ष में क्यों लिखे हैं एक रिपोर्ट। और 1920 में जब सावरकर के छोटे भाई नारायण राव जाके गांधी जी से पूछते हैं कि मेरे दोनों बड़े भाई बाबा राव और विनायक दामोदर ऑलमोस्ट 10 साल अब सड़ रहे हैं वहाँ पोर्ट ब्लेयर में, आप मदद कीजिए, आप ब्रिटिश सरकार के बहुत निकटतम ये हैं। हाँ। तो गांधी जी खुद बोलते हैं कि आप अपने बड़े भाइयों को बोलिए कि एक याचिका दायर करें, मैं भी उनकी तरफ से एक याचिका दायर करता हूँ। तो आज जो बोल रहे हैं मैं गांधी हूँ, हाँ। सावरकर नहीं, तो गांधी जी ने खुद इनके लिए 1920 में एक याचिका दायर की। हालांकि तब तक सावरकर ने 4-5 और याचिकाएं दायर कर दी थी। पर याचिका दायर करना अगर इतना गलत काम था तो गांधी जी खुद ये काम नहीं करते। और उसके बाद हाँ। जो राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खान हो, जो काकोरी कांड में पकड़े गए थे, उन सारे लोगों ने याचिकाएं दायर की। तो ये बहुत ही एक कॉमन एक चीज, मतलब वो अकेले नहीं थे जिन्होंने याचिका दायर की, इतने सारे लोगों का आपने लिस्ट में नाम बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें शर्मनाक कोई चीज नहीं थी। सावरकर ने खुद अपनी जो आत्मकथा और उनके जो लेटर्स थे अंडमान से उनके छोटे भाई को, एकोस फ्रॉम द अंडमान, उसमें वो खुद बेबाकी से लिखते हैं कि आज मैंने ये याचिका दायर की, मैंने ये सहूलियत मांगी, खाना नहीं मिल रहा था अच्छा, तो हमने एक याचिका उसके लिए दायर की कि अच्छा खाना दीजिए, ये हमारा अधिकार है, हम राजबंदी हैं, हम कोई सामान्य कैदी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को आज इतना बढ़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया गया है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, घुटने टेके। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली होती तो ब्रिटिश सरकार उनको अपने तरफ सरकार में शामिल कर देते। ये बहुत ही एक एजुकेटेड आदमी थे, वकील थे। वहाँ पोर्ट ब्लेयर से छूटने के बाद सावरकर को 13 साल रत्नागिरी में नज़रबंदी के हालत में रखा गया। 5 साल की नज़रबंदी थी, उसको एक्सटेंड करके 13 साल कर दिया गया। तो जो आदमी आपका पक्षधर है, हाँ। जिसने अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दी है, उसको नज़रबंदी की हालत में क्यों रखेगी ब्रिटिश सरकार। तो इससे यही जाहिर होता है कि अंत तक 1947 तक ब्रिटिश सरकार के जो दस्तावेज मैंने अपनी किताब में डाले, उसमें वो बहुत स्पष्ट तरह से बोलते हैं कि हम इस आदमी पे विश्वास कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे खिलाफ इसकी मंशा है। तो ब्रिटिश सरकार के खुद के दस्तावेजों को हम नजरअंदाज करके हाँ। आज के राजनीति के लिए एक ऐसे पेट्रियट को, एक देशभक्त को इस तरह की गाली गलौज करना और इतने निकृष्ट तरीके से बोलना, मुझे लगता है उनके लिए और उनके पूरे परिवार ने जो सैक्रिफाइस किए हैं उसके लिए बहुत ही एक गलत काम। तो डॉक्टर संपत, क्योंकि आपने माफीनामे पर तो ये पूरा बता दिया है, दर्शक भी समझ रहे हैं और सभी लोगों को हालांकि पता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना, क्योंकि इतना रिसर्च के साथ आपने बात की। दूसरी बात जो जयराम रमेश के ट्वीट से आती है, राहुल गांधी की बातचीत से आती है, बार बार वो उन्हें विलन की तरह दिखा रहे हैं कि पार्टीशन के लिए जैसे कि वो जिम्मेदार थे, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे साजिश में वो शामिल थे, ऐसा राहुल गांधी और जयराम रमेश ट्वीट करते हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि आज के सावरकर और आज के जिन्ना देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये वाली थ्योरी भी जो चल रही है और ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है देश में, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी इस पर भी चाहूंगी। इससे पहले एक चीज़, मैं तो राजनीति से जुड़ा नहीं हूं जैसा आपने कहा, पर तो उनके प्रति मैं पर्सनल टिप्पणी कुछ करूंगा नहीं, पर उन्हीं के जो शीर्षस्थ नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जब सावरकर जी का निधन हुआ 1966 में, तो उन्होंने जो ऑबिचुरी कॉलम लिखा, मैसेज दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ही इज़ द वेरी हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, a very unique role in the annals of struggle against the British। और उनका जो नाम है वो देशभक्ति और साहस और त्याग के लिए एक और नाम है उसके लिए। और सिर्फ ये ऐसे ही होमिलीज देने के लिए नहीं कहा उन्होंने 11,000 रुपये अपने खर्चे से उनके जो स्मारक स्थापित करने के लिए मुंबई में दिया, उनके नाम का एक स्टैम्प भी जाहिर किया और उन पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। तो अगर वो इतने देश के गद्दार थे, वो ब्रिटिश के पिट्ठू थे, वो महात्मा गांधी के हत्यारे थे, और जो आजकल बोला जाता है उनके बारे में, तो इंदिरा गांधी जी को क्या ये सब मालूम नहीं था? वो क्या उस जमाने के कांग्रेस में इतनी भी इंफॉर्मेशन अपने इतिहास के बारे में नहीं था, जो अभी हाल ही का इतिहास था, वो 20-25 साल पहले का इतिहास, उसका भी पता नहीं था, और इतना बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा इंदिरा गांधी जी कर सकती थी क्या? तो इसी से पता चलता है कि ये सब अभी के कारनामे हैं, राजनीतिक। इतनी नफरत की
वजह क्या है वीर सावरकर से? ये जो नई नफरत पैदा की जा रही है, हाँ। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये मुझे लगता है कि जब वाजपेयी सरकार आई तब से शुरू हुआ, क्योंकि तब तक जो हिंदुत्व से जुड़े हुए राजनीतिक पक्ष हैं, चाहे वो जनसंघ हो या भाजपा हो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। लोकसभा में 2 सीटें थी उनकी, तो कोई थ्रेट नहीं था उनसे। पर पहली बार जब भाजपा केंद्रित एक एनडीए सरकार वाजपेयी जी की आई और उन्होंने सावरकर जी की जो प्रतिमा है, जो तैल चित्र है, वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में डाला, उस पर इतना बवाल हुआ। फिर पोर्ट ब्लेयर में उनका एक स्मारक राम नाईक जी ने डाला था, जिसको 1 साल बाद मणिशंकर अय्यर जी ने निकाल दिया था, और उन पर अनर्गल बातें भी बहुत की गई थी। तो तब से ये नैरेटिव शुरू हो गया है कि बहुत सारे उनके तरफ के जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उनके खिलाफ जो आर्टिकल्स और किताबें आने लगी, उसके बाद ही 2000 ईस्वी के बाद ही अगर आप देखें तो ये आना शुरू हुए हैं। और 2014 के बाद जब से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है बार बार, तब जो उनके विरोधी हैं उनको यही लगता है कि मोदी जी पे अगर वार करना है तो उनके जो वैचारिक गुरु माने जाते हैं, जो हिंदुत्व के पुरोधा सावरकर, उन पे हम कटाक्ष करें तो इनकी छवि को हम गौण कर सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संसद में भी बोला था कि आपके यहाँ कोई कुत्ते ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। तो ये कांग्रेस की एक ये है कि पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम हम ही ने लड़ा था, और इसीलिए भारत के सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ हमारा है। जो कोई यहाँ आता है वो एक इम्पोस्टर है, और हमारा नेचुरल अधिकार है कि हम जाके वहाँ बैठ जाएं। तो इसके चलते सारे जो क्रांतिकारी तबके के जो नेता थे, जो महान योद्धा थे, उन सबको गौण करके केवल और केवल अहिंसात्मक जो मूवमेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के दर्शाया गया था। और इन सारे लोगों को किसी न किसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी, जिनके वजह से एक्चुअली हमें अंततोगत्वा स्वतंत्रता मिली, उनको भी अभी उनकी प्रतिमा वहाँ दिल्ली में लगाई गई है या उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सबको कुछ ना कुछ करके गौण कर दिया जाता रहा, ताकि एक तबका हो या एक ही परिवार हो, उसको प्रमुखता मिलती जाए। तो इसी के चलते ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा कि पार्टीशन के लिए ये जिम्मेदार थे। 2 नेशन थ्योरी और पार्टीशन के लिए 2 नेशन थ्योरी जो है, सबसे पहले अगर आप देखें तो शाह वलीउल्लाह बरेलवी और दहलवी और इन सारे चीज़ जो वहाबी मूवमेंट्स था, जो 18वीं शताब्दी से आ रहे थे, वो सारे लोग यही कहते थे कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमने इन पे शासन किया है, तो अगर स्वतंत्रता मिल जाएगी तो ये हम पे राज करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी रूल होगा। हाँ। तो हमें अपना खुद का एक ये करना चाहिए। और सर सैयद अहमद खान, जो सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी जिन्होंने इसका जिक्र भी किया था, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया, वो सावरकर तब 5 साल के बच्चे थे जब इन्होंने ये लिखा था। तो 5 साल के बच्चे को से इन्फ्लुएंस तो हुए नहीं थे सर सैयद अहमद खान। और जब तक सावरकर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके थे, तब तक जो पार्टीशन के सारे जो स्टेप्स है वो ऑलरेडी हो चुके थे। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हो, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, लखनऊ पैक्ट हो, या फिर मुस्लिम लीग का जन्म भी 1906 में ही हो गया था। और फिर खिलाफत आंदोलन, जिससे एक धार्मिक इश्यू पे गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया। तो इन सारे चीज़ों के चलते जो बंटवारा था धर्म के नाम पे, इट वाज अ नो ब्रेनर। और अंत तक 1947 तक अगर कोई राजनीतिक पक्ष ऐसा हो जिसने पार्टीशन का विरोध किया हो, तो वो हिंदू महासभा और सावरकर थे। और ऐसे आदमी को आज उल्टा वो कहा जाता है कि वो इसके लिए जिम्मेदार थे, जबकि एक्चुअल साइनिंग ऑफ पार्टीशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किया। अगर वो उसके खिलाफ थे तो उन्होंने क्यों उसके पक्षधर क्यों रहे? तो ये इतिहास में इसका कोई तो ये इतिहास की जानकारी के लिए, हालांकि आपकी जो दोनों वॉल्यूम की बुक्स हैं बहुत मोटी हैं, क्योंकि मैंने जब बुक्स ली तो मुझे ले जाने में उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल गांधी को गिफ्ट की है आपने बुक, थोड़ा सा उनको बता दीजिए, क्योंकि अब शायद शिवसेना के साथ उद्धव गुट ने उनको समझा दिया है, इतिहास बताने की कोशिश की है, उन्होंने कहा अब वो शायद नहीं बोलेंगे सावरकर पर। तो अच्छा होगा कि आप मैं वही राजनेताओं से बहुत दूर रहता हूँ। तो उनको एडवाइस तो आप दे ही सकते हैं कि पढ़ लीजिए थोड़ा सा वीर सावरकर की हकीकत के बारे में। अगर वो
पढ़ने लिखने वाले जैसे होते तो शायद इस तरह की बातें करते ही नहीं, एक ऐसे देशभक्त के बारे में और एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिसका मैंने कहा सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके पूरे खानदान ने जिस तरह के सैक्रिफाइसेस किए, उनके बड़े भाई काला पानी में रहे और ये दोनों तो गए काला पानी, पर उनकी घर की जो महिलाएं थी उनकी पूरी जो जायदाद थी वो सरकार ने जब्त कर दी थी। उनको लिटरली उनके जो बर्तन थे, घर के बर्तन और रसोई के सामान सब सरकार ने ले लिए थे। इनकी सारी डिग्रियां ले ली थी, जो उन्होंने लॉ की डिग्री की या फर्गूसन कॉलेज से जो डिग्री इन्होंने की वो तो ऑन पेपर वो सिर्फ एक मैट्रिक पास थे। तो जब ये दोनों काला पानी में सड़ रहे थे तो घर की जो औरतें थीं वो भीख मांग के अपना गुजारा चला रहे थे। तो एक ऐसे परिवार के बारे में आज इस तरह से तुच्छ तरीके से बात करने वालों को क्या ही राय बताएं और क्या ही एक एडवाइस दें। इतना सारा मटेरियल है, लोग पढ़ें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। नहीं तो आपने, क्योंकि हिंदुत्व बीच में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था हिंदुत्व, मैं जरा थोड़ा सा उस पर आना चाहती हूँ। सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस के यहाँ एक तरीके से सीएम कैंडिडेट ही हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया लास्ट चुनाव में, लेकिन बार बार कर्नाटक में अब हिंदुत्व का भी जिक्र होता है। वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो हिंसा, हत्या और भेदभाव इसका समर्थन करता है, ऐसा खुद सिद्धारमैया बोलते हैं। हिंदुत्व की इस विचारधारा को ही वीर सावरकर के साथ क्योंकि जोड़कर देखा जाता है, आपको लगता है कि इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है और इसी वजह से एक तरफ वीर सावरकर का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ टीपू सुल्तान का कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से कितनी बार युद्ध लड़ा और उन्होंने क्या क्या किया अंग्रेजों के खिलाफ। इन सब में कोई तालमेल देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक, क्योंकि अगर हम देखें हिंदुत्व उन्होंने कब इसकी शुरुआत की, जैसा मैंने कहा खिलाफत आंदोलन जो 1919 में छेड़ी गई थी कि ये धर्म के आधार पे लोगों को संगठित करने का एक आंदोलन था कि वहाँ तुर्की में कौन खलीफ बैठेगा उसके पक्ष में जो अगर आप हमारे साथ लड़ाई करेंगे तो हम उसके बदले में हम आपको समर्थन देंगे। यही गांधी जी ने कह के जो अली ब्रदर्स थे उनको और सारे मुसलमान पंथ के लोगों को उसमें बुलाया था। तो वो तो फेल हो गया क्योंकि वहाँ खलीफ को बदलने की क्षमता हम में नहीं थी, पर उसके वजह से जो आंदोलन देश में हुए और जो राइट्स हुए मलबार में, केरला में, यहीं से बहुत दूर नहीं, केरला में जिस तरह से नरसंहार हुआ, मोपला कारनेज उसको बोला जाता है, और देश भर में 1920 के दशक में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके चलते चलते एक किसी को तो एक बौद्धिक एक प्रतिपक्ष रखना था कि हिंदुओं को संगठित होना है, अपनी प्रतिरक्षा करना है, और वो बार बार कहते रहे कि हमारा हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, अपने को संगठित करना है, हमारे भीतर जो जाति कुरीतियां हैं जाति के चलते उन सब का पूरी तरह से निर्मूलन करना है, हमें एकजुट होके हम किसी पे पहला वार नहीं करेंगे, पर अगर कोई हम पे वार करेगा तो हम अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए खड़ा हम रहेंगे। तो हिंदुत्व वॉज हिंदुइज्म दैट रेजिस्ट एंड ऑल्सो हिंदुइज्म दैट रिफॉर्म्स। तो 13 साल जो रत्नागिरी में रहे सावरकर, उसमें जिस तरह के जाति निर्मूलन के कार्य उन्होंने किए उसकी प्रशंसा खुद डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी की, क्योंकि अंतर जातीय विवाह हो, सह भोजन हो, और एक पतित पावन मंदिर बोल के उन्होंने वहाँ शुरू किया था, जो देश का प्रथम एक मंदिर था जहाँ सबसे निम्न जाति का जो बोला जाता है वो व्यक्ति वहाँ पुजारी था और सारे ब्राह्मण भी जाके उसके पैर छू के वहाँ पूजा उनको करना था। तो जाति निर्मूलन का काम, ये सारी चीज़ें हिंदुत्व ने किया था। तो उसमें अलग अलग गुट थे, जो आरएसएस का हिंदुत्व है वो अलग था, और बाद में जो एक हिंसा रूपी एक हिंदुत्व की एक धारा उसमें जुड़ी वो शायद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे और उनके थे, जो सावरकर से पहले प्रेरित थे, पर उनसे विलय कर दिया उन्होंने और अपना खुद का एक ब्रांच शुरू किया। तो हिंदुत्व को एक ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए, उसके अलग अलग आयाम हैं। सावरकर का हिंदुत्व और जो हिंदू महासभा का हिंदुत्व है और आरएसएस का हिंदुत्व है और गोडसे पंथी जो हिंदुत्व है वो अलग है। तो उस सबको एक दृष्टि से देखना मेरे हिसाब से ऐतिहासिक रूप से गलत है, राजनीतिक कारणों के लिए वो कर सकते हैं। और टीपू सुल्तान का आपने जिक्र किया, हाँ। रीमा जी, यहाँ पे तो ऐसा है हालत कि देश के इस राज्य के कई हिस्से हैं, मैंगलोर है, कूर्ग है,
जहाँ दिवाली नहीं मनाते, जहाँ हाँ मंडिया में हाँ। एक अयंगार कम्युनिटी है मेलुकोटे में, जहाँ पे इन्होंने दीपावली के दिन 400-500 जो बच्चे, औरतें और पुरुषों को, एक समुदाय के अयंगार समुदाय के लोगों को पेड़ों से लटका के मार दिया था। और आज भी इतने साल 250 ईयर्स के बाद भी वो दीपावली नहीं मनाते और श्राद्ध उस दिन मनाते हैं, और एक हफ्ते बाद होता है उनका दिवाली। तो कूर्ग में भी जिस तरह के नरसंहार टिपू ने किया, धर्मांतरण किए, मैंगलोर में न केवल हिंदुओं पे पर सीरियन क्रिश्चियंस में, कैथोलिक्स में, कोंकणी समुदाय के लोग, और केरला में नायर्स और मलबार का जो रीजन है, तो उन पे जो हिंसाएं की, तो इसका जो प्रतिध्वनि आज भी 250 साल बाद भी वहाँ पे गूंज रही हैं। और जब ये टिप्पू जयंती वगैरह मनाए लोगों ने, तो राजनीति से प्रेरित नहीं थे, ईसाई समुदाय भी उसके खिलाफ सड़कों पे उतर आई कि हम इसको मनाना नहीं चाहते। तो एक राजा का जो रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें, तो सिर्फ ये नहीं कि उसने कितने युद्ध लड़े या क्या किए, उसका सोशल रिपोर्ट कार्ड भी देखना चाहिए कि उसने अपने प्रजा की कैसी रक्षा की, उनके प्रति किस तरह से उसने सद्भाव रखा, या अलग अलग समुदायों के बीच किस तरह का सद्भाव बनाए रखा। जैसे मैसूर के पिछले जो राजवंश थे, वाडियार, जो हिंदू परिवार थे, पर उन्होंने मुसलमानों को धर्मांतरित नहीं किया या किसी पे इस तरह के क्रूर ये कृत्य नहीं किए। तो और बोला जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम था, वो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी जो उन्होंने लड़ी थी, वो अपना राज्य बचाने के लिए वो निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे, मराठाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, इसी तरह ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ रहे थे। अगर वो फ्रेंच की सहायता लेके लड़ाई लड़ रहे थे, तो अगर वो जीत जाते थे तो शायद मैसूर फ्रेंच कंट्रोल में आ जाता। जैसे पौंडीचेरी, हमारे आज़ादी के बहुत दशक बाद पौंडीचेरी आज़ाद हुआ ना, और भारत में उसका विलीन हुआ, तो शायद हम आज कर्नाटका में फ्रेंच में बात करते रहते और ये फ्रेंच कॉलोनी बन जाता। तो ये सारी चीज़ें, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब करना मुझे सही नहीं लगता। 1857 जो है वो हमारी सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये 1799 में इनका निधन होता है श्रीरंगपटना में, तो तब तक कोई फ्रीडम मूवमेंट नाम का कुछ चीज़ था ही नहीं, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ये भी एक वीर योद्धा थे, लड़ते लड़ते मरे, उसके लिए उनकी प्रशंसा ज़रूर की जा सकती है, पर साथ ही साथ उनके जो क्रूर कृत्य हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले आपके एक प्रश्न के लिए कहा कि आज के समुदायों को खुश करने के लिए हमें इन सारे जो क्रूर आक्रांता थे या क्रूर राजा थे, उनके क्रौर्य को कम करके उन पे लेपापोती करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अगली बुक कौन सी है आपकी? मुझे लगता है फिर कोई ऐसा सेंसिटिव विषय आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है। मैं एक्चुअली टीपू सुल्तान पे ही एक पूरा किताब लिख रहा हूँ। okay. टीपू और हैदर पे, क्योंकि मुझे लगता है उनका जो रोल है, हैदर अली जिस तरह से मैसूर सेना में एक आम सैनिक के तौर पे वो एंटर किए और एक के बाद एक चढ़ते चढ़ते वो राजा की गद्दी उन्होंने छीन ली, और किस तरह से वो मैसूर के राजवंश से सत्ता उन्होंने छीन के राजा बन गए। तो उनकी कहानी, और साथ ही उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्होंने और उन दोनों के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें से 2 जो हैदर ने लड़ी उसमें अंग्रेज़ों को पछाड़ दिया था उन्होंने, पर दोनों लड़ाई जो टीपू सुल्तान ने लड़ी, तीसरी और चौथी, उसमें वो पूरी तरह से परास्त हो गए। तीसरी में आधा उनका राज्य देना पड़ा, उनके 2 बेटों को भी उनको हॉस्टेजेस के तौर पे दे देना पड़ा था, और चौथी में तो वो मारे गए थे। तो इस पूरे 40-50 साल का जो इतिहास है 18वीं शताब्दी का, वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही विवादास्पद एक टॉपिक है, पर मुझे लगता है ये सत्य आज की जनता के लिए, जो राजनीति से प्रेरित ना हो, जो आम जनता है, जो सत्य जानना चाहता है, और जो दस्तावेजों से निकला हुआ सच, न कि राजनेताओं के मुंह से या फिर जो एजेंडा के तौर पे जो सच निकलता है, उससे दूर होके जो आज का देश के खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसको अगर ये सच बताना है तो इतिहासकारों को उस पर और काम करना चाहिए। क्या उनका कोई रोल था वीर सावरकर का? मैं आज इस पर पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए, गांधी जी और सावरकर जी
एक बौद्धिक तरीके से प्रतिद्वंद्वी थे। वो एक दूसरे के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे और मेनली वही था कि गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे, जबकि सावरकर चाहते थे कि एक दुष्ट को मारने के लिए हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, वो एक आभूषण के तौर पे नहीं है। अधार्मिक को अगर हम उसको ख़त्म करना है तो शस्त्र उठाना लाजमी है। पूरी तरह से एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये एक बौद्धिक उनका मतभेद था। और साथ ही साथ जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति गांधी जी करते थे उसके भी एक खिलाफ थे और बहुत ही प्रखर तरीके से वो खिलाफत उसकी करते थे। तो वहाँ तक ही वो सीमित थी। ये इनका नाम इसलिए जुड़ गया क्योंकि उनका जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे वो सावरकर का एक समय में अनुयायी रहा था, बहुत खास अनुयायी थे हिंदू महासभा में। पर 1945 के बाद वो खुद जो नाथूराम गोडसे उन पे जो ट्रायल होता है अदालत में, वो कहते हैं अपना जो डाइंग डिक्लेरेशन है, टेस्टिमनी, कि सावरकर जो थे वो बहुत शांति प्रिय हो गए थे अंत में, और वो कह रहे थे कि अभी जो सरकार आएगी वो हम भारतीयों की सरकार है, तो अभी बंदूक देयर इज नो रोल फॉर बुलेट्स, इट्स ओनली थ्रू बैलेट। तो हम वोट से उनको हरा सकते हैं, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ हम बुलेट्स यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वो शांति प्रिय हो गए थे और जो नए सरकार थी उसके पक्षधर से लग रहे थे, तो इसलिए हमें उनसे वी गॉट डिसइल्यूजन्ड विथ हिम और उनसे बिछड़ गए हम लोग और हमने अपना खुद का रास्ता नापना शुरू किया। पर उसमें ऑलमोस्ट लाइक इट वाज अ मेड अप केस, इन फिक्स्ड मैच जो होता है, ऐसा करके उन पे मुकदमा किया गया। और ये बात एक्चुअली खुद डॉक्टर अंबेडकर जो तब के कानून मंत्री थे, वो सावरकर के वकील को बुला के उनसे बात करते हुए बोलते हैं कि सरकार, तब की सरकार के शीर्षस्थ नेता के चलते, उनका नाम नहीं बोलते कौन है, पर लोगों को पता है कि कौन हो सकते हैं, तो उनके कहने पे आपके जो क्लाइंट है उनको इसमें फंसा दिया गया है, इसमें कोई एविडेंस है ही नहीं और वो छूट जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो एक्चुअली जो एक वन ऑफ द अक्यूज जो था दिगंबर बाड़गे, वो अप्रूवर हो जाता है पुलिस का और वो एक पूरी कहानी प्रस्तुत करता है कि हम दोनों सावरकर जी के घर गए थे और उन्होंने मतलब वो और गोडसे और आप्टे, और सावरकर जी ने उनको बोला मराठी में कि यशस्वी होऊन या, यशस्वी होके वापस आओ। तो उसके बेसिस पे उन पे पूरा 1 साल मुकदमा चला। उनके घर के सारे जो पत्र थे वो सब पुलिस ने जब्त कर दी, उसकी तफ्तीश की गई थी, किसी में भी कोई सुराग नहीं मिला। और 1949 में जब दिल्ली में रेड फोर्ट ट्रायल्स जिसको बोलते हैं वो हुआ और उसके बाद जो जज ने फैसला दिया उसमें वही था कि सावरकर के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और कुछ दशक बाद कुछ हालात में उस केस को रीओपन किया गया और एक कपूर कमीशन का गठन हुआ। उसमें कपूर कमीशन ने बिना सारे जो तथ्यों को लिए, पूरे रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो वो बोलते हैं एक सावरकराइट फैक्शन है हिंदू महासभा का जिसने ये साजिश रची थी। वो सच है, ये सावरकराइट ही थे, गोडसे और आप्टे। पर एंड में कंक्लूजन में बिना किसी कोरोबरेटिव एविडेंस के वो बोलते हैं कि हेंस विदाउट एनी डाउट सावरकर इज टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। तो अभी हाल ही में 2018 में डॉक्टर पंकज फडनीस नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि कपूर कमीशन में सावरकर जी के नाम जुड़ने से सावरकर की मानहानि हो रही है, इसको आप किसी तरह से इसको देखिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक एमिकस क्यूरे बिठाया और 1.5 साल तक एमिकस क्यूरे ने पूरा जो दस्तावेज था, गांधी ट्रायल के डॉक्यूमेंट्स हों या फिर कपूर कमीशन के रिपोर्ट हों, उन सब का पूरी तरह से छानबीन किया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस बोबडे और जस्टिस नागेश्वर राव, इन्होंने 2018 या 19 में एक वर्डिक्ट दिया कि जो क्लेमेंट है फडनीस जी, उनका ये क्लेम कि कपूर कमीशन इंडाइट सावरकर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जो ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट है कि वो बाइज्जत बरी हैं, वही दैट स्टेज।
और एक कमीशन को ये अधिकार है ही नहीं कि एक ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट को वो ओवरटर्न कर सके। तो देश का सर्वोच्च न्यायालय जब इस पे फैसला कर चुका है, अगर हम न्याय प्रिय हैं, अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहते हैं, अगर हम देश के अदालतों में हमारा विश्वास आज भी बरकरार है, तो सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को हमें सर आंखों पर लेके इस विषय को बंद कर देना चाहिए कि इनका इसमें कोई रोल था ही नहीं। गोडसे और आप्टे ने जो किया उसकी सज़ा उनको मिली, उनको फांसी लगाई दी गई, और बाकी जो साजिश करता थे उनको 15-16 साल उनको जेल में सड़ना पड़ा, पर केवल इनको बाहर कर दिया गया था। तो ये बार बार आज भी राजनीति के लिए इसको लेके आना मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। इसमें आरएसएस का भी नाम जुड़ता है। हाँ। जिसके लिए खुद राहुल गांधी ने कोर्ट में माफ़ी भी मांगी थी कि आरएसएस का नाम मैंने लिया पर एक्चुअली आई डिड नॉट मीन इट वगैरह। आरएसएस का तो इसमें शामिल कुछ है ही नहीं था, क्योंकि गोडसे उस आरएसएस से बिलोंग करता ही नहीं था। नहीं, तो इस विचारधारा से किसको तकलीफ है आज के इतिहास में? ये जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, वीर सावरकर की विचारधारा है, या फिर कि जिस विचारधारा को मिटाया जा रहा था, उससे किसको दिक्कत है आज? और क्यों दिक्कत है? कोई हानि पहुंच रही है इससे? वीर सावरकर की विचारधारा क्या थी रीमा जी? वो वही था कि देश एक सशस्त्र देश बने, एक मिलिटरली स्ट्रांग, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो आज देश बन रहा है, एक आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत जो अपने शत्रुओं को ये नहीं कहे कि हम शांति प्रिय हैं, आप अगर हमला करें तो हम दूसरा गाल भी दिखाएंगे, आपको कोई चांटा मारता है तो आप 4 चांटे और वापस उनको मार दीजिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिटराइज्ड नेशन की विचारधारा थी। तो इसकी ये अगर देश ऐसा बन जाए तो नेचुरली जो नेहरूवादी थे, जो मार्क्सवादी थे, हाँ। इस विचारधारा के लोगों के विचारों से बिल्कुल भिन्न मत ये रखता था। तो इसीलिए इसको मिटाने का भरपूर कोशिश किया गया। पर आज देश की राजनीति और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिस तरह से हो गया है कि सावरकरवादी पक्ष आज देश में सत्ता में है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसको मिटाने के लिए ये राजनीति रस्साकशी भी मेरे ख्याल से चल रहा है। डॉक्टर संपत, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना जरूर चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपने जिन जिन चीजों का जिक्र किया, इससे पहले ये सब नहीं होता था, ये भी आपने जिक्र किया। एक मैंने आपका स्टेटमेंट कुछ समय पहले देखा था और मैं उस पर पूछना चाह रही थी। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आपके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर आप कोर्ट भी गए, कोर्ट ने आपका साथ दिया। तो क्या ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई विदेशी ताकत भी है जो चाहते हैं कि भारत का वो पुराना इतिहास या जो असली हीरो हैं उन सबको छुपा कर रखा जाए? क्या कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं बोलना चाहता क्योंकि अभी मामला कोर्ट में भी है, तो सब जुडिस होने के कारण। पर इसमें दो राय है ही नहीं कि अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं। किस तरह पैसे दे के भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करने के लिए किस तरह से पैसे भेजा जा रहा है। और ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये सारे जो सांस्कृतिक क्षेत्र जो है और बौद्धिक क्षेत्र है, इसको इस पे कब्जा करके अगली पीढ़ी को जिस तरह से उनका मन पे कब्जा कर दिया जाए, इसका भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में विस्तार से लिखे हैं। अभी हाल ही में राजीव मल्होत्रा जी का एक किताब आया है, स्नेक्स इन द गंगा। तो आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा कि उसको पढ़ें कि किस तरह हार्वर्ड और इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग एक विषय ही उस पर चलता रहता है कि भारत और भारत की छवि, भारत का इतिहास, इसको किस तरह से इसको घटा के दिखाया जाए। और अभी अमेरिका में अभी भी चल रहा है जो कास्ट लॉज वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली भारत केंद्रित एक साजिश है, प्रोपेगेंडा है। और जो भी भारत के पक्ष में उठ खड़ा होके बोलता है और अपना आवाज़ बुलंद करके बोलता है, उसको ज़्यादा टारगेट वहाँ से किया जाता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया हो या जो भी इस वक्त बाकी ताकतें हों, वो ज़्यादा हावी महसूस कर रही? क्योंकि जो आपने बात कही, ये सब चीज़ें पहले एक्सपोज नहीं होती थी। अब अगर सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, पता लग रहा है कि किनका किनके साथ हाथ है या गठबंधन है, तो ये भी आज का बदला हुआ भारत है जिसके बारे में सबको पता लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये सारी चीज़ें गुप्त नहीं रह चुकी हैं, सबको पता है, इंफॉर्मेशन एज है।
और सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट लेवलर। हर एक के पास एक स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें झूठ बहुत देर तक उसको हम पनपने नहीं दे सकते। सच्चाई बाहर आ जाती है, और ख़ासकर इतिहास के क्षेत्र में जो दशकों तक जो झूठ फैलाए जा रहे थे, आज कोई अनोनिमस हैंडल्स भी दस्तावेज दिखा के उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसी का एक और गुस्सा है लोगों में कि हमने जो किले गढ़े थे इतने सारे दशकों तक, वो अभी एक के बाद एक उसमें फूट लोग डाल रहे हैं। ऐसी लड़ाई है जिसमें आप बहुत पंगा ले रहे हैं। मुझे लगता है ये धर्म युद्ध है, और अपने देश के इतिहास को एक सही मायने में प्रस्तुत करने में, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह से अपने देश के इतिहास को देखना है, किस तरह से अपने जो वीर वीरांगनाओं की जो बलिदान है, और जो सबके जो रोल्स एंड कंट्रीब्यूशन, उसको डालना, ये एक इतिहासकार का नेचुरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअली नेचुरली हर एक इतिहासकार को करना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ आज ये लगता है कि मैं पंगा ले रहा हूँ या कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, जबकि वो एक्चुअली एक इतिहासकार को किसी और देश में वो वही काम करता है। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों से और सभी से ये कहना भी चाहेंगे कि जिसका जिक्र यहाँ पर डॉक्टर संपत कर रहे हैं, उनकी नई किताब जो अब आने वाली है टीपू सुल्तान पर, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वीर सावरकर पर जो किताब में जो खुलासे हुए हैं, और जिस तरह उसको पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि अब तक हमें क्या सिखाया गया, और सच कुछ और ही है, इतिहास कुछ और ही है। जाहिर तौर पर मुझे उम्मीद है आपकी इस नई किताब से भी कई लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। ज्ञान चक्षु खुलेंगे, पता नहीं और पंगे बढ़ेंगे, क्या होगा पता नहीं, वो तो अल्लाह मालिक है। बेस्ट ऑफ लक आपको डॉक्टर संपत, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच।